तो गुड आफ्टरनून आप सभी को। फिर से हम एक नए लेक्चर की तरफ आ रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम मगध के पहले राजवंश यानी हर्यक वंश की बात करते हैं, जिसको इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस वंश के शासकों ने अपनी सत्ता अपने पिता की हत्या करके प्राप्त किया था। इसी नाते बौद्ध ग्रंथों में इन्हें पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो इस राजवंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था, जिसको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे दौर में बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। तो यहाँ पर हम बिंबिसार की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर हर्यक वंश की बात कर ले तो हर्यक वंश में यहाँ पर जो बात है, इसका शासन काल है 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक ये शासन काल है। देखिए यहां पर हम स्पष्ट कर दें जरा सा, ये 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व माना जाता है इसका शासन काल, यानी ये आपका बीसी हो जाएगा। इसको आप ऐसे, तो हर्यक वंश ये भारत में स्थापित प्रथम राजवंश माना जाता है। वैसे पुराणों में माना जाता है कि जो पहला राजवंश है वो कौन सा है, वेदरथ वंश को माना जाता है, जिसका शासक कौन था, जरासंध था। लेकिन पुराणों पर विश्वास करना थोड़ा तर्कसंगत नहीं लगता है, और जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथों पर विश्वास करना ज्यादा तर्कसंगत लगता है। तो इस नाते इस राजवंश को अगर हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि जो भारत का प्रथम राजवंश था, इसका संस्थापक कौन है, बिंबिसार को माना जाता है। उसने ही हर्यक वंश की स्थापना किया था, और बौद्ध ग्रंथों में इन्हें क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है। अब यहां बिंबिसार की चर्चा करें, आए हम जरा सा बिंबिसार की चर्चा करते हैं। तो बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व माना जाता है। ये इसका शासनकाल है। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था कौन था, बिंबिसार था। यह वंश नाग वंश यानी एक वंश था, नागवंश, इसकी एक उप शाखा मानी जाती है। जैसा D.R. भंडारकर का मानना यह है कि बिंबिसार पहले क्या था, ये लिच्छवियों का सेनापति था, यानी जो लिच्छवी राजवंश था उसका ये सेनापति था। बाद में मगध का शासक बन जाता है, यानी मगध के उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है। अब उनके अनुसार क्या है, लिच्छवियों का शासन जो था कहां पर था, मगध के क्षेत्रों पर था। ठीक है, जैसा कि सुत्त निपात क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। इससे क्या पता चलता है कि वैशाली को क्या कहा जाता था, मगधपुरम कहा जाता था। परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो बिंबिसार का पिता था उसका नाम क्या है, बोधिस, या इसी को क्षेत्रोजस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, राजगिरी का शासक माना जाता था। और उसी ने 15 साल की अवस्था में किसे, बिंबिसार को शासक बनाया था। उसी ने 15 वर्ष की अवस्था में किसको शासक बनाया था, बिंबिसार को शासक बनाया था। यहां देखें, यहां आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसने 15 वर्ष की अवस्था में उसको शासक बनाया था। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है, श्रेणिक कहा गया है। ठीक है, इसको श्रेणिक कहा गया है जैन ग्रंथों में। अब देखें बिंबिसार क्या था, एक महत्वाकांक्षी शासक था। ध्यान रखे रहेगा इस चीज को, बिंबिसार क्या था, एक महत्वाकांक्षी शासक था। और इसी नाते साम्राज्य विस्तार की जो आकांक्षा थी इसको दिलो दिमाग में थी, तो इसके लिए उसने क्या किया, वैवाहिक संबंध के द्वारा, कूटनीति के द्वारा और विजयों के द्वारा, यानी साम्राज्य विस्तार इन्हीं 3 माध्यम से उसने किया था। पहला माध्यम क्या था, वैवाहिक संबंध के द्वारा। दूसरा माध्यम क्या था, कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। तीसरा माध्यम विजय अभियान किया। ठीक है,
तो सर्वप्रथम उसने 3 महत्वपूर्ण राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था। तो पहला उसने विवाह जो किया था वो चेलेना से किया था। वो चेटक नरेश की पुत्री थी। चले आज लिच्छवी राजवंश की बात करें, यहां आते हैं हम। देखिए पहला विवाह इसने क्या किया था, लिच्छवी नरेश चेटक की एक पुत्री थी, चेलना या इसी को छेलना भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ इसमें विवाह हुआ था इसका, और इससे इसको क्या फायदा मिला कि इसकी उत्तरी सीमा जो थी वो मजबूत हो गई। ठीक है, यानी लिच्छवियों के परिवार से पहली शादी इसकी हुई। दूसरी शादी हुई थी कौशल नरेश के साथ हुई थी। कौशल नरेश कौन, क्या नाम था, प्रसेनजीत था। तो प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ इसका विवाह हुआ था, और साथ ही साथ काशी का जो क्षेत्र और 1 लाख रुपए वार्षिक आय वाला जो इलाका था वो इसको मिला था। यानी देखे प्रसेनजीत की जो बहन थी महाकोशला, इसके साथ विवाह हुआ था, जिसके फलस्वरूप इसको 1 लाख रुपए वार्षिक आय और काशी का प्रांत क्या हुआ था, दहेज के रूप में मिला था। तीसरी शादी इसकी कहां हुई थी, मध्य देश की राजकुमारी के साथ हुई थी। ठीक है, जिसका नाम क्षेमा था। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ इसने विवाह किया था, जिसके तहत इसको क्या फायदा मिला, मद्रों का इसको समर्थन हासिल हो गया है। जो मध्य देश के लोग थे इसका समर्थन मिल गया। और मध्य देश क्या था, कुरु का समीपवर्ती इलाका था, और कुरु का जो इलाका था वो मगध से सटा हुआ इलाका था। ऐसे दौर में मगध के लोगों को डर रहता था कुरु के लोगों से। तो अब ऐसे दौर में उनको मद्रों के साथ वैवाहिक संबंध करके क्या फायदा मिला, उनको एक मजबूत सहयोगी मिल गया, जिसके माध्यम से वो अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रख सकते हैं। ठीक है, चले इसके अलावा भी उसने वैवाहिक संबंध किए थे। देखे यहां पर अवंती और गंधार के प्रदेशों के साथ भी इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, यानी मैत्री संबंध स्थापित किया था। और गंधार नरेश पुक्कुसाती, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके दरबार में इसने अपना एक दूत भेजा था। ठीक है, साथ ही साथ जो अवंती का राजा था यानी अवंती नरेश, इसको क्या हो गया था, पांडु रोग हो गया था। पांडु रोग हो गया था, तब बिंबिसार यानी पीलिया इसको हो गया था। तो उसके इलाज के लिए क्या, किसको भेजा था, अपने एक वैद्य को भेजा था। उस वैद्य का नाम क्या था, जीवक था। तो जीवक को भेजा था उनके दरबार में, जिन्होंने क्या किया था, अवंती नरेश को पांडु रोग से क्या किया था, ठीक किया था, उनका इलाज कराया था। ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट पर आए। तो इसने क्या किया कि कूटनीति और वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को काफी सुधार लिया था। यानी वैवाहिक संबंध की एक रणनीति थी, जिसके द्वारा उसने, आपने क्या देखा कि प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया और उसको 1 लाख दहेज में मिला, साथ ही साथ काशी का इलाका भी दहेज में मिल गया, यानी 1 लाख वार्षिक आय का प्रदेश मिल गया। लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री से भी उसे विवाह किया, यानी लिच्छवियों का समर्थन मिल गया। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। इसके बाद आप देखते हैं कि उसने गंधार और अवंती के क्षेत्रों के लोगों को भी मिलाया अपने साथ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इससे क्या, अब इससे इसकी स्थिति क्या होगी, काफी मजबूत हो गई। तो बिम्बिसार ने राज्य विस्तार के लिए सैनिक अभियान का भी सहारा लेता है। ठीक है, तो मगध के पड़ोस में इस समय सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध का जो इलाका था उसके पड़ोस में सबसे शक्तिशाली कौन था, अंग महाजनपद था। तो अंग जो महाजनपद था वो भी मगध से सटा हुआ इलाका था, और यहां का शासक उसमें कौन था, ब्रह्मदत्त था। तो ब्रह्मदत्त को परास्त करके बिम्बिसार ने अंग महाजनपद को मगध में विलय कर दिया, जिसके संबंध में क्या कहते हैं इतिहासकार हेमचंद राय चौधरी, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है पार्टिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। उसमें लिखते क्या है कि
बिंबिसार के अंग विजय से विजयों की उस श्रृंखला का सूत्रपात होता है जिसका अंतिम परिणति क्या है? अशोक की कलिंग विजय थी। ठीक है, यानी ब्रह्मदत्त को इसने मार डाला था। ठीक है, चंपा पर अधिकार करके इसने उसको मार डाला था और अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का राजा भी बनाया था। ठीक है, तो ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इसने अंग का विजय किया था। ठीक है, यहाँ पर देखे हेमचंद राय चौधरी ने स्पष्ट किया। ये देखे बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है। देखिए हेमचंद राय चौधरी के अनुसार ये कोटेशन आप याद रखिएगा। बिंबिसार के अंग विजय से मगध के राज्य विस्तार की उस श्रृंखला का सूत्रपात हुआ। उस श्रृंखला का सूत्रपात हुआ जिसकी अंतिम परिणति अशोक की क्या थी? कलिंग विजय को मानी जाती थी। ठीक है, ब्रह्मदत्त को परास्त करके इससे किसको राजा बनाया था? उप राजा बनाया था। किसे? अजातशत्रु को बनाया था, अपने पुत्र को। चले अब बिंबिसार की उपलब्धियों की चर्चा कर ले। यहां से क्वेश्चन आपका आएगा, कंफर्म है, 100% है। बिंबिसार की क्या अचीवमेंट थे, क्या उपलब्धियां थी? तो उसने क्या किया था? राजगृह नामक एक नया नगर बसाया था, एक नया शहर बसाया था। ठीक है, और इसको क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, और मगध का प्रसिद्ध वास्तुकार जो था, जो आर्किटेक्चर था, इसका नाम क्या है? महागोविंद। उसी के निर्देशन में इसका निर्माण कार्य हुआ था। ठीक है, और बिंबिसार को क्या माना जाता है? एक सहिष्णु शासक था। इसने जैन और बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों को क्या किया? संरक्षण प्रदान किया था, कि दोनों धर्मों के साथ समानता पूर्वक इससे व्यवहार किए थे। ठीक है, चले बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए, यानी बुद्ध जो थे उनके निवास के लिए इसने एक विहार दिया था। उस विहार का नाम क्या है? वेरुवन विहार दिया था। विहार का मतलब क्या होता है? विहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान होता था, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, यानी जहां वो रहते थे, निवास स्थान, इसको क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। ठीक है, तो एक वेरुवन विहार इसने बनवाया था उनके लिए। ठीक, और उसने भिक्षुओं के लिए कर लगता था। इस कर का क्या नाम है? तर्पण कर है, यानी नदी को पार करने का भी शुल्क जो लगता था उसको इसने माफ कर दिया था। ठीक है, बिंबिसार के जीवन का काफी दुखद अंत हुआ था, क्योंकि बुद्ध का जो चचेरा भाई था उसका नाम क्या था? बुद्ध का चचेरा भाई यही देवदत्त है। तो देवदत्त के बहकावे में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लेता है। बंदी बनाकर बाद में कारागार में डाल दिया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी नाते इस राजवंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। तो इस प्रकार बिंबिसार की जो उपलब्धियां काफी ऐतिहासिक थी, उसी तरीके से उसका दुखद अंत भी होता है। यानी देवदत्त के बहकावे में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और फिर खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अजातशत्रु की चर्चा करेंगे और उसकी उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।